गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रहस्तीज के बारे में। बेसिकली प्रहस्ती ऐसी एक बुक होती थी जिसमें जो पोएट्स होते थे, जो उनके राज कवि होते थे, वो अपने राज्य की तारीफ लिखते थे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखते थे, उन्होंने जो महान महान काम करे हैं उनके बारे में लिखते थे। पर लेकिन ऐसी एक प्रहस्ती जो कारखाना जो कि 12वीं सेंचुरी में थे, 12वीं सेंचुरी के टाइम की पीरियड की बात है, उन्होंने एक पोएम कंपोज करी थी कश्मीर के राजा के ऊपर, जिसमें उन्होंने पूरी डिटेल दी थी उनकी ताकत एज वेल एज उनकी वीकनेस। ओके, अब इम्पोर्टेंट है जितनी प्रहस्तीज हमको मिली है ना, और ज़्यादा जितनी प्रहस्तीज हैं उसमें राजा की सिर्फ तारीफ, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ, जो उसने बैटल लड़े हैं, जो उसने महान काम करे हैं, उन्हीं के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, उसी में से सबसे पहले जो हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द ग्वालियर प्रहस्ती। ओके, ए संस्कृत प्रहस्ती फाउंडेड ग्वालियर इन मध्य प्रदेश डिस्क्राइब सम ऑफ द किंग्स ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। ओके, एक ग्वालियर में जो प्रहस्ती पाई गई वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई पाई गई थी। ओके, जो कि उस समय के गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के राजाओं के बारे में उस प्रहस्ती में उन राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। द प्रहस्ती informs us about some of the important rulers of the Pratihara dynasty. It tells us how these kings were related to one another and describe their achievements. अब उस प्रहस्ती को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रतिहारा डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, राजा थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। हालांकि दिस प्रहस्तीज डज नॉट टेल अस अबाउट द वीकनेस ऑफ द प्रतिहारास किंग, पर लेकिन उस प्रहस्ती की एक बात ये भी थी कि सिर्फ उसमें उनकी तारीफ, उनके अचीवमेंट्स, उनके महान काम के बारे में गिवन था, ना कि उनकी वीकनेसेस के बारे में। ओके, this led us to believe that these prahastis were either written on the order of the king to depict them as the mighty rulers, or the composer himself wanted to please them. Therefore, such prahastis lost their historical significance. अब ऐसा है कि कोई भी राजा इतना महान नहीं हो सकता कि उसकी कोई वीकनेस नहीं हो सकती या उसने कोई ऐसे डिसीजंस नहीं लिए हों जो कि अच्छे ना हो। तो इस वजह से जो प्रतिहारास की जो अगर हम प्रहस्ती का स्टडी करते हैं उसमें अचीवमेंट्स है, तो एक तरीके से हिस्टोरियंस इस प्रहस्ती को एज ए इनफ एविडेंस नहीं मानेंगे, बिकॉज इसमें दो सिनेरियो बनते हैं। या तो जो कंपोजर था वो राजा को खुश करने के लिए उनकी तारीफें लिखता था, या फिर राजा ने उस पोएट को या उस कंपोजर को हायर किया हो कि मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखो। ऑल्दो द प्रहस्ती ओवरस्टेट द एबिलिटीज ऑफ द किंग, दे आर nonetheless important historical source providing information about the dynasties emerged in the Indian subcontinent after the 7th century. और बेसिकली इन प्रहस्तीज में उनके बहादुरी के किस्से हुआ करते थे, उनकी बढ़ चढ़ के तारीफें किया करती थी, जो कि हिस्ट्री के अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाउ डिड द अर्ली मेडिवल किंग एक्वायर वेल्थ। ओके, जो हमारे मेडिवल पीरियड के जो शुरुआती दौर पर जो राजा थे वो उस समय कैसे पैसा कमाते थे, कैसे वो वेल्थ को अर्न करते थे। आज टुडे वी कैन विटनेस मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज फॉर एक्वायरिंग एरियाज दैट हैव वैल्यूएबल रिसोर्स लाइक पेट्रोलियम। In the same way, early medieval India also saw many conflicts about the rule of possessing areas which were rich in natural source and natural wealth. आज की तरह मॉडर्न टाइम में भी देखें तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि जहाँ पर मिनरल्स हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर वो लोग उस जगह को एक्वायर करने के लिए लड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ईरान, इराक, सीरिया। यहाँ पर तेल की खदानें ज़्यादा है तो अदर कंट्रीज ही चाहती हैं, अदर कंट्रीज आपस में लड़ती हैं कि ये वाला लैंड हम एक्वायर कर रहे हैं। ओके, सिंस वैसा ही हमारे एंशिएंट टाइम में भी था। एंशिएंट टाइम में भी राजा एक दूसरे से इसलिए लड़ते थे बिकॉज ऑफ दोस नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल वेल्थ। ओके, अब सबसे पहले हम इसमें जो स्ट्रगल पढ़ेंगे या फिर जो हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द त्रिपैराइट स्ट्रगल। ओके, क्या था पढ़ते हैं। एक ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट 8th सेंचुरी के दौरान अकबर हुआ था, जब गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूट और पायला डायनेस्टी आपस में कन्नौज
एक जो सिटी थी जो कि गंगा रिवर के पर बसी हुई थी उसके लिए लड़े थे। याद रखिए गुर्जर प्रतिहारा भी लड़े थे, राष्ट्रकूटाज भी लड़े थे और पाला डायनेस्टी, इन तीनों वंश के राजाओं ने कन्नौज प्लेस को एक्वायर करने के लिए युद्ध लड़ा। The rulers wanted to acquire Kannauj because it was very fertile and served as an important trade link for transport of goods to the ports of Gujarat and Malwa। अब इन राजाओं का उस कन्नौज सिटी को हासिल करने का रीजन क्या था? एक तो वहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ थी, इसके साथ साथ व्यापार करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था जहाँ से ट्रांसपोर्ट वो गुजरात और मालवा रीजन तक अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। हालांकि however none of this kingdom would control कन्नौज for a long due to internal revolts। हालांकि कोई भी राजा लंबे समय के लिए कन्नौज को एक्वायर नहीं करा क्योंकि वो टाइम आपस में युद्ध करते रहते थे। कभी गुर्जर प्रतिहारा जीतता था, कभी पाला डायनेस्टी के पीपल राजा जीतता था, कभी राष्ट्रकूटाज का राजा जीतता था। तो इसलिए किसी एक लंबे समय के लिए किसी राजा के पास ये जो प्लेस थी कन्नौज वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रही। ओके, फाइनली द स्ट्रगल फॉर कन्नौज एंडेड इन 10th सेंचुरी में। हालांकि कन्नौज का जो एक्वायर करने का बैटल खत्म हुआ। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट एज द त्रिपैराइट स्ट्रगल बिकॉज 3 पार्टीज और रूलिंग डायनेस्टीज वर इन्वॉल्व्ड। और इसी वजह से इसका नाम त्रिपैराइट स्ट्रगल पड़ा बिकॉज यहाँ पे 3 राजा आपस में एक जगह को एक्वायर करने के लिए लड़ रहे थे। ओके, अब जो नेक्स्ट हम कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इन्वेशन बाय द फॉरेन रूलर। इन्वेंशन बाय द फॉरेन रूलर मतलब कि फॉरेन रूलर जो दूसरे देश के राजा थे, मतलब भारत से दूसरे देश के जो राजा थे लाइक अफगान हो गए या फिर अदर कंट्रीज हो गए, वो उन्होंने हमें इंडिया पे अटैक कर दिया। एवरी न्यू रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स इन हिज रीजन to showcase his wealth. Thus the temples were the main targets in the battle for the control of a region। अब एंशिएंट टाइम में जो भी राजा मंदिर बनवाता था उसको ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। वो अपनी पावर शो करना, उसके पास कितना पैसा है वो मंदिर बनवा के शो करता था। तो इसीलिए जब भी कोई राजा कोई दूसरा राजा किसी राजा के यहाँ अटैक करते थे तो बेसिकली वो टेम्पल को डिस्ट्रॉय करते थे। ओके, उससे राजा का मान खराब होता था, उसकी ताकत थी उसको कमजोर महसूस कराने के लिए ये सब अदर रूलर्स करते थे। ऐसे सच एक रूलर्स थे जो कि थे वन सच रूलर्स हु अटैक्ड द रिच टेंपल्स ऑफ इंडिया वाज सुल्तान महमूद द रूलर ऑफ गजनी इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ऐसे एक रूलर थे सुल्तान महमूद जो कि अफगानिस्तान से आए थे। उस समय उस जगह का नाम गजनी था। ओके, उन्होंने 1997 से 1030 CE तक रूल किया। ओके, He wanted to build a magnificent capital city in Ghazni। वो अपना जो कैपिटल था गजनी, वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान कैपिटल सिटी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उनको काफ़ी सारा पैसा चाहिए रहता था। ओके, तो इन्होंने एक तो अपना सेंट्रल एम्पायर था उसको बड़ा किया और उसके साथ साथ जितने भी इंडिया में जितने अटैक्स किए उसने और जितने भी इंडियन टेम्पल्स में जितना भी सोना चांदी पैसा वेल्थ था वो अपने देश लूट कर ले गया। विथ द सेम इन माइंड ही अटैक इंडियन सब कॉन्टिनेंट 17 टाइम्स। उन्होंने इसी इंडिया से धन लूटने के लिए, वेल्थ लूटने के लिए उन्होंने इंडिया में 17 टाइम्स अटैक किया। ओके, कब? बिटवीन 1000 CE टू 1027 CE, लगभग 27 साल के पीरियड में उन्होंने 17 बार इंडिया में अटैक किया और 17 के 17 बार वो सक्सेसफुल हुए इंडिया को लूट कर ले जाने में। तब उन्होंने कौन कौन सी जगह पर अटैक किया था? थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा और उज्जैन, ये 4 जगह जिनकी मेन थी जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारा पैसा उन्होंने यहाँ से लूटा, यानी काफ़ी सारा खजाना यहाँ से वो लूट कर गए। उन्होंने इसके साथ साथ सोमनाथ टेम्पल भी अटैक करा था गुजरात में, जो कि उनका जो कि ऐसा मानता है कि इतिहास में सबसे बड़ा लूटने का वारदात होती है। किसी राजा ने सबसे ज़्यादा सामान्य ज़्यादा खजाना वहीं से लूटा था, जो कि था सोमनाथ टेम्पल, जो कि सुल्तान महमूद ने लूटा था। उन्होंने वहाँ से जितना भी खजाना था टेम्पल का वो सब कुछ लूट कर ले गए थे। ओके, Mahmud was interested in finding out more about the people in his new territories, and so he appointed a scholar Al-Birani
टू राइट एन अकाउंट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सिंस उसने इंडिया पे अटैक करा तो उसकी इंडियन टेरिटरी भी उसके अंडर में हो गई, तो उसने यहाँ पर उसने अपना ही एक स्टूडेंट, मतलब एक अपना ही स्टूडेंट हम बोल सकते हैं, या उससे नीचे वाला कोई पर्सन जो उसके ये वफादार था, अल बिरौनी, उसको यहाँ पे अपॉइंट किया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ के पीपल्स का रहन सहन, कल्चर, ट्रेडिशंस, उसके बारे में जानने के लिए उसने उसको एक बुक लिखने के लिए कहा। अल बिरौनी विद द हेल्प ऑफ संस्कृत स्कॉलर्स रोड एन अरेबिक बुक कॉल्ड किताब हिंद। अब अल बिरौनी यहाँ पे संस्कृत स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे पीपल्स थे, है ना, उनके साथ बैठकर संस्कृत टेक्स्ट को काय में कन्वर्ट किया, अरबी भाषा में, और उस किताब का नाम दिया उन्होंने किताब अल हिंद, विच इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इवन टुडे, जो कि आज तक इज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री माना जाता है एज पर द हिस्टोरियन। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनीज, जो कि 1030 यानी 1030 CE में हुई, ओके, तो उसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ से, यानी कि अफगानिस्तान पोर्शन की तरफ से, ओके, ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया, ओके, यानी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला पोर्शन है, इसको हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं। यहाँ से 150 सालों तक के लिए अटैक होना बंद हो गया। फिर 1191 CE में अफगान के एक और रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गौरी, उन्होंने वापस से इंडिया की तरफ अटैक करा और उनका उद्देश्य इंडिया पर राज करने का था, ओके। सुल्तान महमूद गजनी, जो कि गजनी से आए थे, उनका जो इंटेंशन था वो इंडिया से सारा खजाना लूट के ले जाना, जो कि उसके बाद जब मोहम्मद गौरी आए, वो भी अफगानिस्तान से, उनका मेन एजेंडा था कि वो इंडिया पे अपना राज्य स्थापित कर सकते, अपना रूल, अपना एज ए रूलर स्टैब्लिश हो सके, ओके। तो लेटर द चाहनामा रूलर पृथ्वीराज III डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तेरिन, और वहीं पर उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से, जहां पर उन्होंने अपने फर्स्ट बैटल, जो तेराइन में जो पहला बैटल हुआ था, वहां तो मोहम्मद गौरी को उन्होंने हरा दिया था, ओके। तो चाहनामा रूलर लेटर नोन एज चौहान रूल ओवर द रीजन्स अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, और ये उसी दौरान है जब पृथ्वीराज चौहान ने उस दौरान दिल्ली और अजमेर टेरिटरीज में रूल किया। ही वॉज द वन जिन्होंने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट अटैक में रोका था, उनको हरा दिया, ओके। फिर उसके बाद उन्होंने 1192 यानी कि करीबन 1 साल बाद उन्हें वापस अटैक करा, जहां पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराकर बैटल ऑफ तेरन को जीत लिया, जो कि सेकंड बैटल था, और फिर वहां से उन्होंने इंडिया पर अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश करी, या फिर इंडिया पर अपना राज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर हमने अभी तक ये पढ़े कि कहाँ से फॉरेन इन्वेशंस हुए, आपस में इंटरनली कनौज के लिए बहुत सारे रूलर्स हुए। फिर हमने प्रहस्तीस पढ़ी, प्रहस्तीस बेसिकली क्या होती है, उसी के हमने ग्वालियर प्रहस्तीस पढ़ी, ओके। यहाँ पर आपका इन्वेशन वाला टॉपिक खत्म होता है, ओके। अब हम पढ़ेंगे हु आर द चोलास, ओके। चोलास बेसिकली सदर्न इंडिया के रूलर्स थे, ओके। अब उसका मैं आपको मैप डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ, ओके, जो कि ये वाला है, ओके। आपकी पेज नंबर 17 पे एक्टिविटी 6 में आपको एक मैप दिखेगा, ओके, जो ये आपका सदर्न पार्ट है, ओके। द सदर्न पार्ट जिसमें जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन है, ये पूरा पोर्शन चोलास एक समय पर रूल करते थे, यानी कि एक बहुत ही वास्ट एम्पायर था, ओके, हमारे साउदर्न एशिया भी हम या फिर बोल सकते हैं सदर्न इंडिया में, ओके। इसका आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। द किंग्स ऑफ द चोला डायनेस्टी वर पावरफुल unlike other rulers of the early medieval period. These kings succeeded in bringing Sri Lanka and some eastern countries under their control. यहाँ के जो राजा थे वो इतने कह सकते हैं इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने पार्ट्स ऑफ श्रीलंका को पूरा कवर कर लिया था, एज वेल एज कुछ सदर्न पार्ट ऑफ एशिया को भी कंट्रोल कर रखा था, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया वो वाले पोर्शन है उनको भी कंट्रोल कर लिया था। सिंगापुर वाला पोर्शन है, ओके, इन सब पोर्शन को भी उन्होंने कन्फर कर रखा था। चोला डायनेस्टी को जो स्टैब्लिश किया था वो मिड ऑफ 9th सेंचुरी में किया गया था बाय द विजयलाया हु वाज द चोलास chieftain from Urayur. He captured the Kaveri Delta from the Mutariyars who were subordinates of the Pallava kings of
कांचीपुरम। अब जो चोला किंगडम के जो इस्टेब्लिश जो जिन्होंने फाउंडर थे वो था विजयाला, जो कि चोलास के चीफियन थे, मतलब कि उनके सेना के प्रमुख थे। उनको मतलब ये किंगडम ऐसे स्टैब्लिश हुआ कि जब वो युद्ध कर रहे थे पल्लवा किंग्स के एक सब ऑर्डिनेट्स हैं, फिर उनके समानता जो कि जिनका नाम था मोर्टरियार्स, उनको हरा कर उन्होंने कावेरी डेल्टा वाला रीजन जो था उसको उन्होंने कैप्चर किया था। विजयाला built a temple devoted to the goddess निशुम्भशुंदिनी at Tanjore and made its capital। और वहीं पर विजयाला ने एक टेम्पल बनाया, कहाँ पर? इन द कैपिटल तंजौर, तंजौर में उन्होंने एक टेम्पल बनाया और उसी को अपना कैपिटल घोषित किया। ग्रेजुअली द किंगडम grew in size as the successor of Vijayala conquered the neighboring regions and the areas under the Pandyas and the Pallava kings। इसके साथ साथ जो उसके सक्सेसर्स आए है ना, जो उनके बेटे, जो उनके आगे जो उनका वंश पड़ा, तो वो काफ़ी केपेबल थे। उन्होंने आसपास जितनी भी नेबरिंग किंगडम्स थे, पल्लवास, पंड्यास, उनको कॉन्कर करके एक बहुत बड़ा राज्य बना लिया। उसी दौरान 1985 सी में राजा फर्स्ट, who is considered the most powerful Chola rulers, came to power and further expanded the empire with the help of a strong army and navy। ओके, उसके बाद चोलास किंगडम्स के जो सबसे कहते हैं सबसे बहुत ही ताकतवर राजा माना जाता है, पावरफुल राजा माना जाता है, वो राजा फर्स्ट है। उन्होंने पावर अपने अंडर में ली, उन्होंने अपना एम्पायर को काफ़ी बढ़ाया, अपने साम्राज्य को काफ़ी बड़ा किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड करके और नेवल आर्मी बिल्ड करके। He reorganized the administration of the kingdom and defeated the Cheras to acquire the Malabar coast, Madura territories and the Ganga Valley, Sri Lanka and the Southeast Asia। Rajaraja I and his son Rajendra I succeeded in making the Chola dynasty military, economically and culturally powerful in Asia। और इसी दौरान उन्होंने कौन कौन से पार्ट, श्रीलंका का कुछ पोर्शन हो गया, गंगा वैली पोर्शन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, लाइक जो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर वाला एरिया, उसको पूरा कॉन्क्वर कर लिया। एक तरीके से हम बोलते पूरा सदर्न इंडिया उन्होंने अपने अंडर में कंट्रोल कर लिया। ये वही टाइम था जब उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट, राजा वन के बेटे राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने मिलकर अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा किया, अपनी एक अच्छी मिलिट्री बनवाई और एज वेल एज अपने कल्चर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। ओके, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम चोलास के टेम्पल्स, उनके स्कल्पचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, है ना, कौन कौन से टेम्पल्स, फिर वहाँ की इरिगेशन फैसिलिटीज।